हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कल की क्लास का टॉपिक का आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, कुछ बेसिक डेफिनेशन थे और कुछ जो है क्वेश्चंस भी हमने एक दो एग्जांपल लेकर के डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले एक दो पॉइंट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो में कुछ सीखना चाहते हो, आप लोग हमसे कुछ सीखना चाहते हो, तब आप वीडियो देखिए। आराम से काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और मतलब जितना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें आप लोगों का एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी हो जाएगी, एनडीए के एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को कुछ कल की क्लास का थोड़ा सा मेन टॉपिक, जो मेन पॉइंट है हमारे, उनको मैं रिकॉल कराता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहली चीज आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जो हम लोग जानते हैं। आप लोगों को एक छोटा सा टर्म है, जैसे पहले तो मैंने आप लोगों को वेक्टर के बारे में समझा दिया था। वेक्टर क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। वेक्टर अगर नहीं, आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग एक बार पुराने वाले वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद इस टॉपिक को आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी होगी इसे समझने में। तो वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था हमने, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे वेक्टर ए या वेक्टर बी, या हम लोग बोलते थे वेक्टर पी क्यू। तो ये ऐसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन था। और सबसे अलग चीज जो इसमें थी, हमने बताया था कि वो आप लोगों को देखना है, निकालना भी आना चाहिए सबको। मॉड्यूलस, जैसे मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ये जानना है। और जब मैं एक कैप निकालता हूं तो वो हमें क्या बताता है? यूनिट वेक्टर हमें मेनली, हमारा जो मेन टारगेट होता है इससे इंफॉर्मेशन जानने का, वो होता है डायरेक्शन ऑफ द, तो मेन टारगेट हमारा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर के बारे में जानने का इच्छा होता है। तो ये दो चीजें आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, हम लोग समझेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। पहले तो आप लोगों को मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है वो आप लोग पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, अभी हम इसमें भी एक बार देखेंगे। और एक यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए और हम लोग वो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमारा ये है, जैसे मान लो कि हमने मान लो हमें वेक्टर ए दिया गया है और हमें वेक्टर ए दिया गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और हमें जो वेक्टर, मान लो हमें एक वेक्टर निकालना है। अभी थोड़ा सा एक छोटी सी बात, पहले मैं इस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात और सिखाना चाहता हूँ। जैसे हम, क्या होता है, किसी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लो मुझे आर, वेक्टर आर लिखना है, तो वेक्टर आर को हम लोग लिख सकते हैं आर का मॉड मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप। ये है मैग्नीट्यूड वेक्टर का और ये है उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई वेक्टर जो है, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, वेक्टर में पहला मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा चीज उसमें डायरेक्शन होता है। तो कहने का सेंस हुआ कि कोई भी वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हमें वेक्टर का दो चीजें पता होनी चाहिए, उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमें एक वेक्टर फाइंड करना है, एक वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जिसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अपने ढंग से लिख देता हूँ। फाइंड अ वेक्टर whose direction is in the direction of vector A, in the direction of vector A, and whose magnitude is 17 यूनिट। लेट कर लेते हैं ये 17 यूनिट। तो अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड 17 यूनिट है। तो हम कैसे निकालेंगे उस वेक्टर को? सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम वेक्टर ए के बारे में बात कर रहे हैं, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर और वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर सेम है। जो हमें वेक्टर निकालना है वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर और जो ये वेक्टर गिवन है जिसके डायरेक्शन में वो है, उन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि डायरेक्शन सेम है। तो पहले मैं ए कैप निकाल लेते हैं। तो ए कैप निकालना है हमें। ए कैप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दो चीजें चाहिए, वेक्टर ए और उसका मॉड। अब मॉड हम कैसे निकालते हैं? पिछले क्लास में हमने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया था।
मॉड ए निकालने का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट आपका होता है 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, आपकी वैल्यू आ गई है 1 + 1 + 1 और आपका आंसर है √3 यूनिट। अब हमें ए कैप निकालना है, तो ए कैप का फॉर्मूला आप लोग को मैंने सिखाया ही दिया, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो वेक्टर ए कितना है हमारा, आप लोगों को यहाँ पर ऊपर गिवन है ए कैप माइनस मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है ए है हमारा √3, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये हमारा हो गया ए कैप। तो कहने का सेंस एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका डायरेक्शन ये है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 17 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 17 यूनिट है और जिसका डायरेक्शन ये है। तो अब हम मान लो वो वेक्टर हमारा कुछ और है, मान लो उसे वेक्टर ए है, हमें वेक्टर ए फाइंड करना है, वेक्टर बी फाइंड करना है। तो वेक्टर बी वो वेक्टर है जो हमें फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 17 यूनिट है और जिसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसे, आप लोगों को मैंने बता ही दिया, मैग्नीट्यूड 17 इनटू डायरेक्शन। जैसे आप लोग यहाँ पर देख लो मॉड और डायरेक्शन, दो चीजें चाहिए किसी वेक्टर को निकालने के लिए, तो ये रहा उसका मॉड और ये रहा उसका डायरेक्शन। तो ये हो गया, हमने मॉड लिखा 17 यूनिट, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 17 यूनिट और उसका डायरेक्शन कितना है 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 आपका, और आप 17 को अंदर भेज दो तो आपका आंसर भी आप ऐसे छोड़ सकते हो 17/√3 आई कैप प्लस 17/√3 जे कैप प्लस 17/√3। एक छोटी सी चेंज करना है हमें, यहाँ पर माइनस है, -17/√3 जे कैप प्लस 17/√3। तो ये हमारा वो वेक्टर है जिसको हमें निकालना था। तो वेक्टर v वो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन यही है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 17 यूनिट। तो जो भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं सबका जितने भी, अगर मतलब जैसे बोला जाए किसके डायरेक्शन में है, इसी के डायरेक्शन में है, तो मतलब लाइक वेक्टर है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लाइक वेक्टर के केस में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है बट डायरेक्शन उनका सेम रहेगा, और डायरेक्शन का मतलब हुआ आई मतलब उनका यूनिट वेक्टर, उनके यूनिट वेक्टर सबके सेम आएंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जो हमें आप लोगों को डिस्कस करना था कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जस्ट एक मैंने बेसिक सा क्वेश्चन लिया, अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी लेंगे, एक कुछ लेक्चर के बाद हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा आज का टारगेट केवल ये था कि थोड़ा सा आप लोगों को बेसिकली ये समझ में आ जाए कि यूनिट वेक्टर और मॉड ऑफ वेक्टर के बेस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बना कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 17 यूनिट है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 17 यूनिट है। चलो बच्चों, अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, कुछ नए आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डेफिनेशंस पर ही हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उन पर ही है। क्वेश्चंस हम लोग एक दो क्लासेस के बाद, एक दो लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे, 2-3 लेक्चर के बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ वेक्टर अलजेब्रा, जैसे वो तो बेसिक डेफिनेशंस थे, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। सबसे पहला अलजेब्रा होता है मैथमेटिक्स, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों ने बचपन में क्या सीखा, आप लोगों ने समेशन के बारे में सीखा, एडिशन के बारे में सीखा, सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा, आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा। तो वैसे ही यहाँ पर भी मतलब कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कौन कौन सा ऑपरेशन, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या है, हमारा है सबसे पहला ऑपरेशन एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को एडिशन मतलब ऐड कैसे करते हैं, मतलब जैसे आप लोगों को जनरल मैथमेटिक्स में आप ऐड करते थे, तो आप जनरल मैथमेटिक्स में ऐड करते थे 3 + 4 आपका 7 हो जाता था, ठीक है। और आप लोग जैसे मान लो कि क्या करते थे आप लोग, जैसे कोई भी चीज में 5 मीटर और 7 मीटर मिलकर के आपका 12 मीटर हो जाता था, ठीक है। या आपका जैसे 9 एम्पियर करंट प्लस 2 एम्पियर करंट मिलकर के आपका क्या हो जाता था 11 एम्पियर का करंट। तो मतलब ये सारी चीजें स्केलर मेथड से ऐड हो रही हैं, इसमें कोई थर्ड पैरामीटर नहीं है जिस पर ये डिपेंड करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मतलब वेक्टर में क्या होता है ना, वेक्टर में दो वेक्टर जुड़ते हैं, वहां पर उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्टली नहीं जुड़ जाते, उनके जुड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वेक्टर में ऐड करने का रूल क्या होता है,
वेक्टर को ऐड करने का रूल हम लोग बात करते हैं, वेक्टर एडिशन के बारे में। तो वेक्टर एडिशन का रूल क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है कि जैसे मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे मान लो इधर की ओर एक वेक्टर वर्क कर रहा है, इसका कुछ मान लो फोर्स ही है, फोर्स ले लो 10 न्यूटन, और इधर की ओर फोर्स वर्क कर रहा है 15 न्यूटन। मतलब कहने का सेंस जो है, कोई इस डायरेक्शन में कोई बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को कोई 10 न्यूटन से इधर पुल कर रहा है, कोई 15 न्यूटन से इधर पुल कर रहा है, तो आंसर बॉडी किधर मूव करेगी, 10 की तरफ मूव करेगी, 15 की तरफ। तो आंसर नहीं, ना तो वो 10 की तरफ मूव करेगी और ना ही वो 15 की तरफ मूव करेगी, उसका रिजल्टेंट जिधर होगा उस डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। वेक्टर में दो चीजें हमेशा बताना जरूरी है। वेक्टर में जब भी आप जोड़ोगे या कुछ भी करोगे वेक्टर में ऑपरेशन, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट भी या प्रोडक्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें दो चीजें हमें बताना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। तो कहने का सेंस हुआ, जब वेक्टर को ऐड करते हैं हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, एडिशन उनका वेक्टर क्वांटिटी आता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी आती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि फोर्स में फोर्स ऐड होगा कुछ और आ जाएगा, नहीं, फोर्स में फोर्स से ऐड होगा तो फोर्स ही आएगा, मतलब नया रिजल्टेंट होगा, नया डायरेक्शन होगा उसका। तो वेक्टर ऐड होते हैं, तो वेक्टर ऐड होने पर हमें क्या मिलता है, हमें एक नया रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है, मतलब उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक नया रिजल्टेंट वैल्यू मिलता है और उसका एक डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर को ऐड करने पर वेक्टर में दो तीन चीजें डिपेंड करती हैं। पहला तो कितने उनके मैग्नीट्यूड्स हैं और उन दोनों के बीच का एंगल वगैरह कितना था, इस बात पर भी डिपेंड करना शुरू हो जाता है। मतलब कहने का सेंस हुआ कि अगर मैं बात करूं 7 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट की बात करूं, तो 7 और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट 2 न्यूटन भी आ सकता है, और 7 और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट जो है आपका 12 न्यूटन भी आ सकता है। 2 न्यूटन और 12 न्यूटन के बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, अब वो डिपेंड करेगा इनके बीच का एंगल। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पर दोनों दो वैल्यूज थे, दो हमारे पास वो थे, इनका रिजल्टेंट ये भी आ सकता है, इनका रिजल्टेंट हमारा ये भी आ सकता है, इनके बीच की कोई वैल्यू भी आ सकती है। लेकिन मिनिमम वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, मैं बाद में समझाऊंगा कि इनकी मिनिमम वैल्यू 2 पॉसिबल होती है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 12 पॉसिबल होती है। जो भी इसकी रिजल्टेंट आती है किसी भी एंगल के केस में, वो इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में आती है, 2 न्यूटन और 12 न्यूटन के बीच में ही आती है आपकी। तो आप लोगों को सबसे पहले, आप लोगों को इस पर बाद में आएंगे कि ये मिनिमम मैंने कैसे जाना कि 2 न्यूटन होता है, मैक्सिमम कैसे जाना कि 12 न्यूटन होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी समझ लो कि अब देखो 7 न्यूटन और 5 न्यूटन जुड़ रहे हैं, अब उनके बीच का एंगल बदलते जाओ, आपको अलग अलग वैल्यू मिलती जाती है। तो वेक्टर ऐड होने का रूल अलग होता है, मतलब इसमें 7 और प्लस 5 न्यूटन हमेशा 12 न्यूटन नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उनके बीच के एंगल क्या है इस बात पर भी डिपेंड करना शुरू करते हैं। तो वेक्टर को ऐड करने के पहले हम लोग कुछ रूल डिस्कस करेंगे, जनरल रूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वेक्टर को ऐड करने का आपका रूल आता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मतलब ये पहला मेथड है, जैसे वेक्टर को ऐड करने का ये पहला मेथड है। वेक्टर को हम एक दो मेथड है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, एक पॉलीगॉन लॉ भी है, बट पॉलीगॉन लॉ जो है कई सारे वेक्टर को ऐड करने का रूल है। अभी हम दो वेक्टर के एडिशन का बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ में सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जब कोई भी दो वेक्टर, जैसे मान लो कि जैसे ये मान लो हमारा पहला वेक्टर है वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर ए है मान लो, और ये हमारा वेक्टर बी, इस कोई डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप वेक्टर बी ले लो, ये हमारा वेक्टर बी। तो अगर कोई वेक्टर जो है, अब इसे मान लो हमारा वेक्टर एक ट्रायंगल का एक साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हुआ है, ट्रायंगल के दूसरे साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हुआ है, तो जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा, पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा मैं। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब मैं एक वर्ड यूज करूँ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब होता है जब कोई वेक्टर को मैसेज होता है, जैसे मतलब ये इसका हेड है और ये दूसरे वेक्टर का टेल है। जब भी कोई चीज हेड टू टेल कॉम्बिनेशन होती है, मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल कंबाइन होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, या दोनों वेक्टर को जोड़ा जा रहा है, या दोनों वेक्टर को ज्योमेट्री बनाई जा रही है सेम ऑर्डर में। तो सेम ऑर्डर में उनकी ज्योमेट्री बनाई जा रही है, सेम ऑर्डर में उनको ऐड किया जा रहा है।
तो यहाँ पर देखो आप लोगों को समझना है कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन को किसी ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से इस लाइन को रिपीट करता हूं मैं, थोड़ा समझना आप लोग। किसी वेक्टर को, मतलब अगर मान लो कि कोई दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर जो है ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो, उनके मैग्नीट्यूड भी और उनका डायरेक्शन भी ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो सेम ऑर्डर में। मैं एक बार फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ, सेम ऑर्डर में होना मस्ट है। तो अगर सेम ऑर्डर में दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं सेम ऑर्डर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के द्वारा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उनके रिप्रेजेंट हो रहा हूँ इस साइड के द्वारा और इस साइड के द्वारा, तो जो थर्ड साइड होगा, जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है टेल टू टेल कॉम्बिनेशन और हेड टू हेड कॉम्बिनेशन। तो जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का, जो थर्ड साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में, वो हमारे उस वेक्टर का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। उस वेक्टर के मतलब उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को भी बताता है और उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को भी बताता है। तो कहने का मतलब दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम ट्रायंगल की थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट ऑर्डर में। तो ये जो थर्ड साइड है ट्रायंगल का, ये जो थर्ड साइड हमारा, ये थर्ड साइड उसके रिजल्टेंट को बता रहा है। तो ये r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ। एक बार मैं आप लोगों को डेफिनेशन फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि अगर दो वेक्टर्स जो है ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सेम ऑर्डर में, तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, थर्ड साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, वो हमारे मतलब रिजल्टेंट को, उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें यहाँ पर पता चलेगा ट्रायंगल की थर्ड साइड की तरफ। अब जब भी कभी आप लोगों से बोला जाए, जैसे मैं बोलूँ आप लोगों को, मैं इसे ऐसे बोल रहा हूँ, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये वेक्टर ए बी, इसे हम लोग वेक्टर ए बी बोल रहे हैं, और ये मान लो वेक्टर हमारा बी सी, तो ये हमारा वेक्टर होगा जो अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर होगा, वो हमारा ए सी। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये ट्रायंगल है, तो इसमें कौन कौन से सेम ऑर्डर में है, अगर आप लोग सब लोग देख करके समझने का प्रयास करो, तो इन दोनों वेक्टर में कौन दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो हमारा ये वाला साइड, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ऑर्डर में। तो इन दोनों के सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम, ये जो अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर है उसके इक्वल होगा। मतलब अगर मैं बोलूं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू किसके आएगा, वेक्टर ए सी के इक्वल आएगा। तो आप लोग ऐसा कह सकते हो, थोड़ा सा इसे आप लोग आसानी से याद रखने का तरीका आपका ये भी हो सकता है कि ये आपका वेक्टर भी आपका फाइनली आता क्या है, वेक्टर ए सी। मतलब जैसे अगर आपसे कोई जुबानी बोले कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी आएगा क्या, तो ए बी और बी सी का रिजल्टेंट डायरेक्ट आप लिख सकते हो मैथमेटिक्स में ए सी, और यहाँ पर लिख सकते हो सी डी, और AC और CD का रिजल्टेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिना मतलब डायग्राम बनाए भी आप लोग लिख सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो मतलब जैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ 2-3 बार लगा दिए, मतलब इन दोनों में ट्रायंगल लॉ पहले हमने लगाया, फिर जो आया रिजल्टेंट उसका, और फिर CD के बीच हमने ट्रायंगल लगा। तो आप लोग इसे डायरेक्टली करने का तरीका आप लोग ऐसा भी देख सकते हो कि आप AB प्लस BC को आप लिख सकते हो AC, और AC प्लस CD को आप लिख सकते हो AD। तो ये रिजल्टेंट निकाल लेगा, तो मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल है, AD के इक्वल। तो हमने ट्रायंगल लॉ 2-3 बार लगाया, मतलब एक बार इसमें लगाया, एक बार हमने ट्रायंगल लॉ यहाँ पर लगाया, तो 2 बार हमने ट्रायंगल लॉ लगाया और हमने इसका रिजल्टेंट निकाला AD। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्रायंगल लॉ एक बार मैं लास्ट टाइम इसको फिर से हम लोग समझते हैं, एक बार लैंग्वेज इसका समझना, दिमाग में बैठाना जरूरी होता है। अगर आपको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बन गया तो आप लोगों को लगेगा हाँ ठीक है भाई, मुझे आइडिया लग गया क्या चीज होता है। तो पहले बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई दो वेक्टर्स जो है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम ट्रायंगल की किसी दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में, ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में, तो जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का अपोजिट ऑर्डर में, जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का अपोजिट ऑर्डर में, वो हमें क्या बताएगा,
उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को ढूंढना है। ये सबसे पहली बात है, आप लोगों को ट्रायंगल लॉ समझना है। तो लैंग्वेज मुझे लगता है कि सारे लोगों को आ गया होगा लैंग्वेज क्या है, ठीक है। अभी हम लोग इनके रिजल्टेंट का आप एनालिटिकल मेथड भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम पहले हमारा था ज्योमेट्रिकल मेथड से समझना। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से मुझे लगता है सारे लोगों को समझ में आ गया है कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। पहले मैं लॉज डिस्कस कर लेता हूँ, इसके एनालिटिकल मेथड हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे एक साथ। अभी हम लोग जनरली मैथमेटिक्स के व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले इनके लॉ समझ लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। और एक दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर को ऐड करने का एक और मेथड होता है, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर निकालने का एक और मेथड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। उस पर भी हम आएंगे। पहले मुझे लगता है कि ट्रायंगल लॉ को बहुत अच्छे से कोरिलेट करना था। आप लोगों को चीजें छोटी छोटे टर्म में समझना है कि दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है सेम ऑर्डर में, तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे में एक क्वेश्चन आप लोगों को, चलो एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ इसके बेस पर। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई वेक्टर है, इसका हम लोग नाम रख देते हैं यहाँ पर, चलो इसे कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर मान लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मैं अपोजिट ऑर्डर में बना देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखना कि ये अपोजिट ऑर्डर में की बात, आप लोग सोच रहे हो कि हर बार अपोजिट ऑर्डर में वही होता है। और ये हमारा दूसरा वेक्टर है। तो अगर मैं इसको बोलूँ ए, इसको बोलूँ बी और इसको बोलूँ सी, तो अब आप लोगों से मैं अगर बोलूँ कि इन दोनों में से किसका सम किसके इक्वल होगा, इसका सम किसके इक्वल होगा, तो आपको पहले ये देखना है कि कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में। तो हमारा ये वाला वेक्टर, ठीक है, और हमारा ये वाला वेक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर में, हेड टू टेल कंबाइन, हेड टू टेल कंबाइन है, तो ये सेम ऑर्डर में हो गए। और सेम ऑर्डर वाले का सम वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ये किसके इक्वल आएगा, अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के सम के इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी। आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम, सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के इक्वल। तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ को पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्योमेट्रिकली देख करके समझना है भाई यार क्या होता है। तो ये दो सेम ऑर्डर के वेक्टर का सम, जरूरी नहीं है ये वाला इन दोनों के सम के इक्वल हो, कोई भी हो सकता है। भाई आप लोगों को ज्योमेट्रिकली देखकर लग रहा होगा करिए ये तो सर बड़ा है, बड़ा छोटा नहीं देखना आपको, हमें रूल पर फॉलो करना है। मैथमेटिक्स में रूल से जो आता है वो ज्यादा वेरीफाई माना जाता है। जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसा होगा कि हम लोग कोई चीज मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और मैथमेटिकली प्रूव करने के बाद वो हो सकता है जो देखने में दिखने में लग रहा हो वो जरूरी नहीं जो देख रहे हो आप वो सही हो, क्योंकि मैथमेटिक्स के थ्रू जो प्रूव करते हैं हम उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। मैथमेटिक्स वालों का एक ही फंडा है, जैसे भी नेचर में बहुत सारी चीजें मैथमेटिकली एक्सप्लेन हुई हैं, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था, बहुत सारी चीजें मैथमेटिकली ही एक्सप्लेन हो पाई हैं। अभी उनका कोई थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है, लेकिन हम उन चीजों पर काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। अभी तो ज्यादातर साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, अभी थ्योरी या लॉज हम नहीं बोलते उनको, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट कई सारी चीजें मैथमेटिकली प्रूव हो जाती है तो उन पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं भाई हाँ ये कॉन्सेप्चुअली ऐसा कुछ हो सकता है, और उसे अपने वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में लाने का प्रयास करते हैं, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों सेम ऑर्डर का सम अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के इक्वल है। अब वो शेप कैसा है, शेप प्रॉपर हो सकता है, ये शेप प्रॉपर नहीं है क्योंकि हमने जो ये तो रफ डायग्राम बनाया है, बाकी इसका रियल डायग्राम कुछ और हो। हमने तो एक रफ डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें जो रूल फॉलो करना है, रूल हमारा प्रॉपर होना चाहिए। रूल की सेम ऑर्डर वाले का सम अपोजिट ऑर्डर वाले के इक्वल हो। ये हमने जो डायग्राम बनाया ये रफ डायग्राम, तो डायग्राम जो बनाते हैं वो दैट कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट जो हमारा लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कभी रॉन्ग ज्यादातर नहीं होते अगर आप सही वे से चलोगे तो सबसे पहले हमारा हो गया ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पर, ठीक है। अब हम पैरेललोग्राम लॉ पर चलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है इससे थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करना। अगर मान लो जैसे हमारे पास ये वेक्टर ही था और ये हमारे पास वेक्टर बी था, लैंग्वेज आप लोगों को बगल में लिखा मिल जाएगा, वो लैंग्वेज आप कह सकते हो कि रट सकते हो, जो भी करना है, बाकी आप समझ लोगे तो अपने तरीके से आप खुद भी बता सकते हो उसका प्रॉपर लैंग्वेज क्या है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर इन दोनों वेक्टर को, जैसे मान लो हम वेक्टर इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, जैसे मान लो ये एंगल इनके बीच का थीटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए से मान लो पैरेललोग्राम, जैसे हम इसे एक रफ पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये वेक्टर ए जो है किसी पैरेललोग्राम की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और जो वेक्टर बी है वो पैरेललोग्राम के दूसरे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरेललोग्राम के दूसरे साइड को, दूसरे एडजेसेंट, इसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जब भी कोई ट्रायंगल का या पैरेललोग्राम का या कोई भी ज्योमेट्री का हम दो साइड कंसेक्यूटिव साइड लेते हैं, जैसे मान लो ये ए है, जैसे मान लो कोई भी ट्रायंगल है, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव साइड है, ये दोनों कंसेक्यूटिव साइड है। जैसे ये कोई डायग्राम है, तो ये दोनों साइड कंसेक्यूटिव साइड है, ये दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, ये दोनों कंसेक्यूटिव मतलब एडजेसेंट साइड बोलते हैं। कंसेक्यूटिव जो ये कंसेक्यूटिव साइड्स हैं इन्हें हम लोग एक नाम दे देते हैं एडजेसेंट साइड, इन्हें हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो अगर ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें, अपोजिट ऑर्डर भी बोल सकते हो, बट अभी लेकिन जनरली ऐसा समझ लो कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से। तो ये मान लो पैरेललोग्राम, इसको एक हम लोग पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। और हमने वेक्टर ए को और वेक्टर बी को हमने रिप्रेजेंट किया पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा। तो इनके कॉमन पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ होगा, जैसे ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से जो हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे इन दोनों वेक्टर, जैसे मैंने पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया एडजेसेंट साइड के द्वारा, तो उन एडजेसेंट साइड का एक कॉमन पॉइंट होगा, ये कॉमन पॉइंट है। और इस कॉमन पॉइंट से जो हम वेक्टर मतलब सॉरी जो हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, वो डायगोनल हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पर वही टाइप का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ऐसा बोलना है इसे कि इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, इफ magnitude and direction of two vectors are represented by two adjacent side of the parallelogram, then the diagonal drawn from their common point, tells us, किसके बारे में बताता है, tells us the magnitude and direction of the resultant vector, tells us the magnitude and direction of the resultant vector। तो ये जो डायगोनल है, ये वाला लेंथ, ये हमें क्या बताएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू बताएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ये पैरेललोग्राम, मतलब एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना, बड़ी ये सबको ध्यान रखना सारे लोगों को, हम चाहे ट्रायंगल लॉ से निकालें दो वेक्टर के रिजल्टेंट, चाहे हम पैरेललोग्राम लॉ से निकालें दो वेक्टर का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कभी नहीं बदलेगा, ना उसका डायरेक्शन बदलेगा। जो डायरेक्शन पहले केस में आएगा वही डायरेक्शन दूसरे केस में आएगा। तो ये कह सकते हो कि एक ही ऑपरेशन करने का, एडिशन करने का दो अलग अलग रूल हैं। तो रूल नहीं, मतलब चाहे रूल हम ये फॉलो कर रहे हैं वो बॉल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, वो सब नहीं बदलता। दोनों केसेस में जो रिजल्टेंट आएगा ए और बी का, वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी वही होगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही होगा दोनों केसेस में। तो दो अलग अलग रूल हैं एक ही चीज को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ये था कि इफ two vectors, the magnitude and direction of two vectors are represented by two adjacent side of a parallelogram, then the diagonal drawn from their common point tells us the magnitude and direction of a resultant vector, of their resultant vector, उन दोनों के resultant vector के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो मुझे लगता है कि पैरेललोग्राम लॉ भी क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा सा एक टॉपिक आएगा सब्ट्रैक्शन, अभी हम इसी में सब्ट्रैक्शन भी कोरिलेट करेंगे, बट अभी हम लोग पहले एडिशन ऑफ द वेक्टर को समझ रहे थे। एडिशन ऑफ द वेक्टर सारे लोगों को क्लियर होना चाहिए, तब आप आगे के ऑपरेशन से, आगे के अलजेब्रा समझ पाओगे आप लोग की वेक्टर, सॉरी अलजेब्रा जो है आप लोग समझ पाओगे आगे के। तो कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी इन पॉइंट्स पर हम बाद में आएंगे, पहले हम एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं। तो पहला रूल है ऐड करने का, दो वेक्टर को ऐड करने का या समेशन निकालने का, रिजल्टेंट निकालने का। पहला रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हो गए, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। एक और लॉ होता है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को समझना चाहिए सब लोगों को अच्छे से।
पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये थर्ड। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास कई सारे वेक्टर होते हैं, जैसे मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, मतलब जैसे दो के लिए तो हम लोग क्या लगा लिए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो हम लोग उसमें एक रूल लगाते हैं पॉलीगॉन। बाकी इसे हम लोग ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं। अभी हम इसे समझेंगे कि ट्रायंगल लॉ से हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी हम उस पर भी आएंगे। तभी पॉलीगॉन लॉ पर हम बात करते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है समझना आप लोग। जैसे सेम ऑर्डर का मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि जब मैं एक वर्ड यूज करता हूँ कि वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब आप लोग जानते रहे ना कि हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। तो जैसे मान लो हमारे पास कई सारे वेक्टर थे, हमारे पास वेक्टर ए था, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये हमारे पास वेक्टर सी है, ये हमारे पास वेक्टर डी है, ऐसे कई सारे वेक्टर्स हैं। तो हम लोग इन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो ये हमारे कुछ वेक्टर्स हैं, तो आपको इन सब वेक्टर को ऐड करना है, मतलब जो ज्योमेट्री बनानी है सेम ऑर्डर में। तो इन वेक्टर का सेम ऑर्डर में एक ज्योमेट्री बनानी। तो ये मान लो वेक्टर ये हो गया आपका, आप हेड टू टेल कॉम्बिनेशन करो बी का, तो ये वेक्टर बी हो गया। हेड टू टेल कॉम्बिनेशन करो ये सी का, तो ये वेक्टर सी हो गया। और हेड टू टेल कॉम्बिनेशन करो ये वेक्टर डी। तो कहने का सेंस हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर डी हमें ऐड करना था, तो हमने उनको सेम ऑर्डर में ओपन पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट कर दिया, ओपन पॉलीगॉन के साइड से। तो अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उसे ओपन पॉलीगॉन, इसे ओपन पॉलीगॉन बोलते हैं क्योंकि ये क्लोज नहीं हुआ अभी। तो ओपन पॉलीगॉन के साइड के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में। अगर हम मतलब 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स को ओपन पॉलीगॉन के साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में, ओपन पॉलीगॉन के साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में, तो जो हमारा लास्ट वाला वेक्टर बनेगा अपोजिट ऑर्डर में, जो इसको क्लोज करेगा, जैसे ये मान लो वेक्टर है, मैं इसे थोड़ा सा अलग कलर में बना देता हूँ। जो ये वाला वेक्टर बनेगा, ये वाला जो इसे क्लोज पॉलीगॉन बनाएगा, जो इस पॉलीगॉन को क्लोज करेगा अपोजिट ऑर्डर में, ये हमारे रिजल्टेंट को बताएगा। ये इन सब के रिजल्टेंट को बताएगा, ए बी सी डी सब इस रिजल्टेंट को बताएगा। तो मैं कह सकता हूँ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये आप लोगों का रिजल्टेंट। तो मतलब इफ 3 or more than 3 vectors are represented by the sides of a open polygon in same order, then the vector which close the polygon in opposite order tells us the resultant vector। तो वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो ये था हमारा पॉलीगॉन लॉ। ये रियल में एक तरह से हम लोग कह सकते हो कि इनडायरेक्टली हम ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं पॉलीगॉन लॉ को। कैसे, आप लोग थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री देखने का प्रयास करना, थोड़ा सा कलर में चेंज करके आप लोगों को अलग तरीके से समझा देता हूँ इसे। आप लोग यहाँ पर देखो कि ये ए और बी है, हम इसे एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये ट्रायंगल में ये रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको ए प्लस बी, मतलब ये वाला वेक्टर जो है आप कैसे निकालोगे, इन दोनों के सम से। ट्रायंगल लॉ में ये होता है कि सेम ऑर्डर का सम अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के इक्वल होता है। और ये जो a प्लस बी प्लस सी है, आप देखो इससे एक ट्रायंगल ये बना दो। देखो ये अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ऑर्डर में हो गया, ये वाला वेक्टर a प्लस बी और c सेम ऑर्डर में हो गया, तो इन तीनों का सम इसके इक्वल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और फिर आप ऐसे ही देखो तो आप लोग देखोगे फिर से ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में हो गए हैं। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर सेम ऑर्डर वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनका सम जो है अपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का सम b के साथ आएगा क्या, इस वेक्टर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दोगे, सेम ऑर्डर वाले वेक्टर का सम कर दोगे, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये याद रखना। और बाकी भी मैंने रूल एक सिखा ही रखा था, आप लोग ध्यान से सोचो इसे। अभी हमने ये रूल एक बार लगा भी चुके पॉलीगॉन लॉ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। मैंने बोला था मान लो ये हमारा ए बी है,
और ये हमारा, सॉरी यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाना है, यहाँ पर बी लिख दो, और ये पॉइंट हमारा सी है, ये हमारा डी है, और ये हमारा पॉइंट ई है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मैं ए बी अगर हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर वी सी प्लस वेक्टर सी डी और प्लस वेक्टर डी ई कर रहे हैं, तो किसके इक्वल आएगा? आप लोगों को भी मैंने रूल बताया। क्या रूल था? ए बी प्लस बी सी करोगे तो आपको मिलता है ए सी। अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया, ए सी मिलता है, ट्राइंगल लॉ था, ए सी ए बी प्लस बी सी ए सी इक्वल आता है, और यहाँ पर डी। अब फिर आप लोगों को देखना है कि ए सी प्लस सी डी किसके इक्वल आया था। मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने कहा था ए डी के इक्वल आएगा। ए डी प्लस हमारा आ गया डी, और ए डी प्लस डी किसके इक्वल आएगा? तो अगर हम जनरल रूल से सोचें तो ये हमारे ए के इक्वल आएगा। तो मतलब ए से स्टार्ट है वेक्टर, इनिशियल पॉइंट है ये, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो ए से ई तक ये हमारे रिजल्टेंट को बता रहा है। तो मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए के इक्वल आएगा। तो मतलब आप लोगों को ये समझ लेना है कि पॉलीगॉन लॉ एक प्रकार से ट्रायंगल लॉ का कॉम्बिनेशन है। तो हमने कई बार ट्रायंगल लॉ लगा दिया अलग अलग चीज़ों में, और हमें एक नया रिजल्टेंट मिला, और वो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ न्यू लॉ, पॉलीगॉन लॉ। तो अगर ट्रायंगल के मतलब सॉरी 3 और मोर वेक्टर्स हमारे पास हैं, 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, अगर हम उन्हें किसी पॉलीगॉन के ओपन साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में, तो जो पॉलीगॉन ओपन पॉलीगॉन के साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, तो जो वेक्टर उसे क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाएगा अपोजिट ऑर्डर में, जो वेक्टर उसे क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाएगा अपोजिट ऑर्डर में, वो हमें बताएगा रिजल्टेंट के बारे में। तो जो पॉलीगॉन को क्लोज करेगा अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर, वो रिजल्टेंट के बारे में बताएगा। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चों को एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, उनको लग रहा होगा कि सर अगर मान लो हमारा पॉलीगॉन क्लोज हो ही गया तब क्या होगा? हमारा पॉलीगॉन अगर मान लो क्लोज्ड हो गया, हमने ऐसा प्रोसेस किया और हमारा पॉलीगॉन क्लोज्ड हो गया, तब उनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो हम ज्योमेट्री थोड़ा सा बनाकर आप लोग को दिखाते हैं कि अगर मान लो ये हमारा वेक्टर ये ए है, ये बी है, आप लोग खुद भी सोचना इसे, ये सी है, ये हमारा मान लो डी है, ये हमारा क्या है? डी है, और ये हमारा मान लो ई पॉइंट है, और ये हमारा इसी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गया। तो अभी देखो क्या हुआ कि वेक्टर ऑलरेडी क्लोज्ड हो गया सेम ऑर्डर में। अब क्लोज हो गया तो आप लोग अभी थोड़ा सा जो रूल मैंने सिखाया, आप लोग उस रूल से डायरेक्ट सोच सकते हो। बाकी आप लोगों को खुद भी पता चल गया होगा कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ठीक है, और प्लस ई से ए क्लोज्ड हुआ, ई से ए आएगा। तो आप लोगों को पता ही है कि ए बी प्लस बी सी का सम क्या आएगा, सी डी प्लस डी का सम क्या आएगा। ए बी प्लस बी सी का सम आएगा, सबको पता है, ई सी के इक्वल आएगा ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, और सी डी प्लस डी का सम किसके इक्वल आएगा? सी के इक्वल आएगा ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, प्लस ई। और आप लोग देखो ए सी प्लस सी किसके इक्वल आएगा? आप सबको पता है ये आएगा ए के इक्वल और प्लस ई। और अब इस रूल से अगर हम सोचें ए प्लस ई इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आ जाएगा ए। और पिछला लेक्चर अगर आपको याद करो तो मैंने बोला था अगर किसी का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम आ जाए तो आपको याद रखना है कि वो एक जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा आ गया जीरो वेक्टर, ये जीरो, तो ये आ गया जीरो वेक्टर। तो अगर कोई भी पॉलीगॉन क्लोज हो जाए तो वो क्या, उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपकी कुछ लोग एनसीईआरटी 12th में लगाए होंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था, उसमें है ए बी, यहाँ पर पॉइंट था सी, यहाँ पर पॉइंट है हमारा सी, और ऐसा कंबाइन हो गया है। तो अब उसमें क्वेश्चन अगर आप कोई पूछे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, सबको पता चल गया ए आएगा जीरो। ये क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो अगर क्लोज पॉलीगॉन हो जाए, ये ट्रायंगल भी तो एक प्रकार का पॉलीगॉन ही तो है।
ट्रायंगल भी क्या एक प्रकार का पॉलीगॉन है। तो जितने जो भी चीज ज्योमेट्री होती है, जैसे हम उसे कह सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बोल सकते, बट दैट इज अ पॉलीगॉन, एक प्रकार का वो भी पॉलीगॉन है। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। तो आप लोग थोड़ा सा ये रूल्स, ये लॉज को एक बार अच्छे से याद करो, ध्यान रखो, थोड़ा सा ज्योमेट्री को समझो, और थोड़ा सा फिजिक्स एनालिटिकल मेथड, या थोड़ा सा अगर हम लोग वो देखेंगे क्या नाम, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे इसको। अभी लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि आप लोग इनको थोड़ा सा रिवाइज करोगे, समझोगे, तभी आप लोगों, क्योंकि जरूर बहुत सारे बच्चे 11 में पढ़े होते हैं फिजिक्स में, लेकिन वो 12th में आते थे भूल चुके होते, तो ये प्रकार का उनके लिए रिमाइंड है। और कई बच्चे 11th में हैं, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ये दोनों लोगों के लिए फायदेमंद है, क्लास 11th के बच्चों के लिए भी और क्लास 12th का बच्चे के लिए भी, या जो 12th पास हो गए हैं वो भी अगर अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप लोग अगर हमसे थोड़ा मोड़ा सीखना चाहते, जो भी छोटी मोटी ड्रॉबैक्स तो होते ही, आप लोगों को पता है कि ये सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम लोग गलतियां करते हैं तो इससे एक बात महसूस होती है कि हम इंसान हैं, क्योंकि गलतियां कौन नहीं करता, तो आंसर केवल एक ही, जिसे हम लोग फिजिक्स में, साइंस के लोग थोड़ा सा बहुत कम बिलीव करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बिलीव बहुत ज़्यादा करता हूँ इन सब चीज़ों पर, मानता भी हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे तो आप आइडियल हो गए, और आइडियल केवल भगवान ही होते हैं। तो फिजिक्स में टर्म होता है आइडियल, आइडियल परफेक्ट होता है। आप लोग भी फिजिक्स में पढ़ते हो आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल इंजन, आइडियल वर्ड यूज करते हो। आइडियल वर्ड कहीं भी लग गया, आइडियल गैस का मतलब एकदम परफेक्ट गैस, जो एकदम प्रॉपर हर एक रूल को फॉलो करता है एकदम प्रॉपर ढंग से, और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उनके बीच विस्कस फोर्स 0 है। तो मतलब उस टाइप की चीज़ें बहुत रेयरली पॉसिबल होती हैं, नॉन विस्कस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आइडियल इंजन, आइडियल गैस, आइडियल कोई भी नेचर चीज़ें बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग से बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग यही गलतियों से धीरे धीरे करके सीखते हैं। और थोड़ा सा क्या होता है कि मैं भी वीडियो बनाना शुरू किया अभी स्टार्टिंग में, तो इन वीडियोस में हम लोग देख रहे हैं कि क्या चीज़, जैसे क्या होता है कि बच्चों को सामने से देखते हैं ना, तो हम बच्चे के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम वही चीज़ बिना स्टूडेंट को देखे हम लोग ये काम करते हैं, तो थोड़ा सा माइंड में किसी बच्चे का इमेजिनेशन करना पड़ता है। लेकिन वो थोड़ा सा तभी भी प्रॉब्लम होती है कि यार सामने कोई है नहीं, ऐसा कैमरे को पढ़ाना एक नॉन लिविंग वाला फील नहीं आता कि हम किसको समझा रहे हैं। लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने को मिले, काफ़ी चीज़ें मजा आए आप लोगों को, और मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें हमसे सीखोगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग उसको बताइएगा, हम लोग उसे ठीक करेंगे और काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। थैंक यू गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट।